व्हाट्सअप एवरीवन, हाय दिस इज शिवम। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ फिनोमो। और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसी फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में बात करेंगे जब भी आप खुद पैसे कमाना स्टार्ट करेंगे या फिर आप एक इन्वेस्टर बनने की कोशिश करेंगे। सबको करनी चाहिए वैसे तो जब भी आप इस चीज की स्टार्ट करेंगे तो आपको वो फाइनेंशियल टर्म्स ज्यादातर सुनने को मिलेंगे। तो चलिए आज की फर्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, जो है CAGR, जिसका मतलब होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। मान लीजिए आपके पास आज इस साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए थे। अब आप क्या करते हो, उस पैसे को एक ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हो जहां पर आपको 15% का रिटर्न मिलता है। वैसे आप आम जगह इन्वेस्ट करोगे जैसे बैंक या सेविंग्स अकाउंट में या फिर आप FD में करोगे तो वहां पर आपको इतने रिटर्न्स नहीं मिलते। इवन गोल्ड में भी आपको किसी साल बहुत कम मिलते हैं। तो आप एक ऐसी जगह पे अगर इन्वेस्ट करते हो जहां पर आपको 15% का रिटर्न मिलता है तो आपके पास साल के एंड में कितने होते हैं, 1,15,000 रुपए। अब वही 1,15,000 रुपए जब आप अगली साल के लिए जाते हो, 2022 के लिए जाते हो, तो अब आपके पास अब इन्वेस्ट करने के लिए आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है इंटरेस्ट ऐड होने के बाद 1,15,000 रुपए हो चुका है। अब 1,15,000 रुपए को जब आप अगेन इन्वेस्ट करोगे तो अगर आपने फिर उसे 15% या फिर इवन 10% की भी किसी ऐसी जगह पे रखा है जहां पर वो इन्वेस्ट होने के बाद ग्रो करेंगे तो आपको फिर उतना ही रिटर्न मिलेगा और वो इंटरेस्ट अगेन आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा। तो इसी को कहते हैं कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। हम एक कंपनी की कंपाउंड जो ग्रोथ होती है, कंपाउंडिंग ग्रोथ, वो भी ऐसी मेजर करते हैं। अब जब किसी कोई भी स्क्रीनर होता है जैसे स्टॉक को स्क्रीन करने वाला, आप उसके नीचे जाओगे तो आपको उसका CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई देगा। तो यही होता है, आप अपने जितने भी आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, मान लीजिए आपके पास पैसा है, जो भी है, आप जहां पे इन्वेस्ट करते हैं आपको उसका CAGR देखना होता है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, जो कि है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब आप में से काफी लोग, सारे लोग, सबके पास कुछ ना कुछ पैसे होंगे, कुछ ना कुछ घर, गाड़ी, कुछ ना कुछ ऐसी सारी चीजें होंगी, गोल्ड भी होगा काफी लोगों के पास। तो इन सबको हम क्या चीज में डिटरमाइन करते हैं, इन सबको हम कहते हैं एसेट्स। अब हमारी लायबिलिटीज क्या होती है, जिनके लिए भी हमें पैसे पे करने पड़ते हैं। लाइक आपने कोई लोन ले रखा होगा तो आपको उसके लिए हर बार कोई इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। आपने कोई सामान खरीद रखा होगा तो आपका उसके ऊपर एक तो डेप्रिसिएशन लगता है। लाइक आपने कोई अगर व्हीकल खरीदा है, आपको पता नहीं होगा, काफी लोग गाड़ियां ले आते हैं, बाइक्स ले आते हैं, उन्हें पता नहीं होता, लेकिन उन पर हर साल डेप्रिसिएशन लगता है, वो भी लायबिलिटीज के अंदर आता है। तो सीधे लेमन टर्म्स में बात करूं अगर मैं, तो लायबिलिटीज का मतलब वो चीज है जिसके लिए भी आपको कुछ पैसे पे करने पड़े, जिसके वजह से आप पैसे लूज करें। एसेट्स वो होते हैं जो कि जिसकी वजह से आपकी जेब में कुछ पैसे आते हैं या इवन आप अपने पैसे को तो लुटा नहीं रहे हैं। अब अगर बात करूं, ये दोनों टर्म्स थोड़ी सी अलग है। अब एक इंटरनेशनल बुक सेलर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें उन्होंने बताया है कि एसेट्स का सही मतलब क्या होता है। उनके हिसाब से एसेट्स का सही मतलब वो होता है जो भी आपको पैसे लाके देती है जेब में। अब काफी हम में से लोग मिडिल क्लास होते हैं तो हमारी एसेट्स ऐसी नहीं होती हैं, तो हम यहाँ पर इन्हें उनको डिटरमाइन नहीं कर सकते थे, एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते थे। तो मैंने यहाँ पर आपको इसलिए यही कहा, दोनों को मिला के, कि आपके पास या तो वो चीज जो भी है वो आपको पैसे नहीं लुटानी चाहिए। लाइक आपका घर है, आप उसमें रहते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको कुछ लॉस करके दे रहा है, आपका किराया बचाता है और इवन लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी आपकी रियल एस्टेट की वैल्यू तो बढ़ती है। तो कुल मिला के हम एसेट का कंक्लूजन ये निकालेंगे कि जो भी चीज ना आपको पैसे लुटवाती है और इवन आपको अगर पैसे कमा के देती है तो बहुत अच्छा है, वो दोनों ही चीजों को हम एसेट कहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में बात करते हैं, जो कि है नेटवर्थ। अभी हमने समझा था एसेट और लायबिलिटीज का मतलब। अब एसेट्स की बात करूं तो आपको पता ही चल गया होगा, एसेट्स वो चीज जो आपके पास है, जो आपकी ओनिंग है, और लायबिलिटीज वो चीज जो भी मतलब आपको पैसे पे करने हैं। तो नेटवर्क बहुत ही आसान चीज होती है। क्या, सिंपल, आप अपनी एसेट को आप एक पेज पे लिख सकते हैं, जो भी आपके पास है, जितने आपके पास पैसे हैं, जितने आपके पास प्रॉपर्टी, जितना आपके पास गोल्ड है, उस सब की वैल्यू को लिख सकते हैं। और साथ में जो भी आपकी लायबिलिटीज है, जितने भी पैसे आपको बाहर पे कर रहे हैं, उन दोनों को माइनस करने के बाद जो निकल के आती है वही होती है आपकी नेटवर्थ। तो चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टर्म के बारे में, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन। अब देखिए दोस्तों, चाहे आपके पैसे हो या फिर कुछ भी हो, आपको कभी भी कहा जाता है अपने ऑल एग्स को एक बास्केट में नहीं रखना। काफी हिंदी इंग्लिश मिला दी मैंने, बट देयर इज अ सेइंग कि आपको अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालने चाहिए। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अब सोच के देखिए, अगर मान लीजिए आपने सारे पैसे अगर बैंक अकाउंट में डाल दिए तो वो भी ठीक बात नहीं है, और सारे पैसे अगर आपने स्टॉक मार्केट में डाल दिए तो वो भी ठीक नहीं है। तो क्या होता है कि हम अपने रिस्क एपेटाइट के बारे में, जो कि अभी थोड़ी देर में बात करेंगे रिस्क एपेटाइट क्या होता है, हम उसके हिसाब से अपने टर्म्स को डिफाइन करते हैं कि हमें कितना पैसा कहाँ डालना है। लाइक मेरे को, अगर मैं 60-70 साल का इंसान हूं तो मैं अपने सारे पैसे को स्टॉक मार्केट में नहीं डाल सकता ना, मैं ऐसी हाई रिस्क वाली जगह पे नहीं डाल सकता। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने पैसे को डाइवर्स कर लेता हूँ। लाइक मैं गोल्ड में क्या करता हूँ, 5% पैसा डाल देता हूँ, मैं बैंक में क्या करता हूँ
हूँ, 10% पैसा डाल देता हूँ। अपनी 20s के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, ये आपकी एज के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। वैसे ही आप अगर चाहें तो आप अपना जो भी मतलब आपको डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा पैसे को। लाइक आप सारे पैसे ना ही स्टॉक मार्केट में डाल सकते हो, आप सारे पैसे ना ही रियल एस्टेट में डाल सकते हो, सारे पैसे ना ही गोल्ड में डाल सकते हो। तो आपको सबको यूज करके अपनी फाइनेंस को प्लान करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड हम आगे एक और वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें आप ये जानेंगे कि कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड फॉर द वीडियो। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रिस्क एपिटाइट के बारे में। अब जो रिस्क एपिटाइट है वो हर किसी का अलग हो सकता है। लाइक मैं अपनी बात करूं तो मैं बैचलर हूं और मेरे खर्चे इतने नहीं होते, तो मेरा जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो 5-10 हजार में निकल जाते हैं। तो अब मैं क्या है कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए आज कहीं से आते हैं तो मैं क्या करता हूं, उसको अपनी एज -100 कर देता हूं। लाइक मेरी एज अगर मान लो आज 20 है तो मैं 20 -100 कर देता हूं, तो मेरे पास 80% अमाउंट बचता है। अब उस 80% अमाउंट पे मैं रिस्क ले सकता हूं। तो अब मैंने ऐसा क्यों कहा था कि मैं 80% उस सेविंग में से पैसा लगा सकता हूं, क्योंकि अभी हम जवान हैं, मतलब हमारी उम्र कोई ज्यादा नहीं हुई है। अभी हम 18-19 साल के, 20 साल के, तो हमारे पास अभी लाइफ काफी बड़ी पड़ी है, हम लाइफ में और पैसा कमा सकते हैं। तो अभी हमारे पास गंवाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ हमारे पास कमाने के लिए, इसलिए तो हम थोड़ी रिस्की प्लेसेस में पैसे को डाल सकते हैं और हमारे रिस्क एपिटाइट 80% है। अब वो आपका कुछ भी हो सकता है। लाइक इस वीडियो को देखने वाले मे बी 40 या 60 की उम्र वाले लोग होंगे तो उनका रिस्क एपिटाइट थोड़ा सा कम हो जाएगा, वो अकॉर्डिंगली 40 - 100 कर लेंगे तो उनका 60% हो जाएगा। अब वो जो उनकी सेविंग में जो अमाउंट आएगा उसमें से 60% पैसे को हाई रिस्क वाली जो भी जगह है वहां पर डाल सकते हैं। ऐसे ही मतलब उम्र के साथ ही जितनी आपकी उम्र बढ़ती जाएगी आपका रिस्क एपिटाइट कम होता जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इमरजेंसी फंड की। अब इमरजेंसी फंड क्या होता है और इसे क्यों बनाना चाहिए। अब दोस्तों, काफी लोगों को बहुत बात कंट्रोवर्शियल लगेगी, लेकिन आप खुद समझिए, पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था तो काफी लोगों की जॉब्स चली गई थी और काफी लोगों को काफी परेशानी आई थी फाइनेंशियली। उनके बिजनेसेस डाउन हो गए थे, इवन क्योंकि बिजनेस तो चल ही नहीं सकते थे। अब उस केस में क्या होता है, एक इमरजेंसी फंड नाम की चीज होती है। अब वो काम कैसे करती है, लाइक मान लो हम जैसे बैचलर्स हैं तो हम आपसे रिलेट थोड़ा सा, अब जो भी हमारी जिस उम्र के देखने वाले होंगे तो रिलेट कर पाएंगे। हमारे खर्चे ज्यादा नहीं होते, हम अपने खर्चे 5-10 हजार रुपए एक महीने का कर सकते हैं और बल्कि उससे भी कम में हमारे खर्चे जाते हैं। तो 10 हजार हमारी मैक्स लिमिट है। अब वो आपके लिए कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कोई फैमिली भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से जो आपके बेसिक एक्सपेंसेस के रेट है वो कुछ भी हो सकते हैं। और उस बेसिक एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, जैसे कि आपकी EMI, आपके घर के जितने बिल्स होते हैं, दूध के, पानी के, आपकी सब्जियां, तो मतलब जितनी भी चीजें आपके लिविंग के लिए, आपके रहने के लिए, मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनको हमें इस फंड के अंडर डालना है। लाइक हमने बताया जैसे कि हमारा जो 5-10 हजार रुपए में खर्चा चल जाता है, तो हमारी जो इमरजेंसी फंड का अमाउंट हो गया एक मंथ का, वो हो गया 10 हजार रुपए। यानी हमारे को एक मंथ की अपनी लिविंग चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए, 10 हजार रुपए। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 6 से इंटू कर देंगे। एटलीस्ट 6 महीने के लिए आप क्या करते हैं, अपने आप को सिक्योर कर लेते हैं पहले ही और उस फंड में पैसा डाल के। तो सीधी सी बात, जितना भी आपका बेसिक एक्सपेंसेस है, जितना भी आपका लिविंग के लिए खर्चा निकल के आता है, आप उसको क्या करते हैं, 10 से इंटू कर लेते हैं और जो भी पैसा वो निकल के आता है आप उसको इमरजेंसी फंड में इकट्ठा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म के बारे में, जो है लिक्विडिटी। अब आप में से काफी लोगों को लिक्विडिटी का नाम सुनते ही समझ आ रहा होगा, लिक्विड बहना एक तरीके से। अब ऐसे समझो, कई एसेट्स ऐसी होती हैं या फिर कई जगह इन्वेस्टमेंट्स ऐसी होती हैं जिसमें आपका एक लॉक इन पीरियड होता है। अब लॉक इन पीरियड से क्या होता है कि आपको मान लो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, या इवन आपने LIC का नाम सुना है, आपने LIC का इंश्योरेंस का नाम भी सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि आपसे कुछ एक पर्टिकुलर पीरियड तक वो पैसे लेते रहते हैं, किस्त लेते रहते हैं और कहते हैं कि आपका इंश्योरेंस हो गया और साथ में आप सेविंग भी कर रहे हैं। तो इसका यहाँ पर क्या मतलब होता है कि आपको एक ऐसी जगह पैसे डालने होते हैं जो थोड़ी लिक्विड हो। मतलब ऐसे समझो, अगर आपका बहुत ऐसा पैसा है जो आपको कल ही निकालना है, तो आप उसको ऐसी जगह तो नहीं डाल सकते ना कि जहां आपको 5 साल के लिए वो पैसे निकाल ही नहीं सकते, और अगर आप निकालोगे तो आपके ऊपर चार्जेस कटेंगे। तो लिक्विडिटी का मतलब सीधा है कि आप किसी चीज में से कितनी जल्दी पैसा निकाल सकते हो। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करते हैं, जो भी है इन्फ्लेशन। लेमन टर्म्स में कहूं तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। अब देखिए, हर साल हमारी जो धरती है, हमारे जो हम धरती पे रिसोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं, लाइक बहुत सारे, सब लोगों की वांट्स अलग अलग होती हैं। इसको आप ऐसे भी समझो, अगर मैं एक 5 साल के बच्चे को कहूं कि तुम्हारी लाइफ में क्या चाहिए, तो उसे जो दिखाई देगा वो अगली चीज आपसे लेने को कह देगा। लेकिन उससे होगा क्या, हमारी धरती पे रिसोर्सेज तो इतने हैं नहीं। अगर सब इतने रिसोर्सेज को यूज करेंगे तो रिसोर्सेज जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, हर साल अपने आप इकोनॉमी में एक फंक्शन होता है जो इन्फ्लेशन होता है। वो क्या करता है, क्योंकि अब हर साल रिसोर्सेज लिमिटेड होते जा रहे हैं, तो जब कोई चीज कम होती है, यहाँ पर भी डिमांड सप्लाई का कंसेप्ट काम करता है। जब कोई चीज कम होती है तो अपने आप उस चीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं।
वैसे ही जब हर साल रिसोर्सेज कम होते हैं तो आपको दिखता है कि उन रिसोर्सेज पे महंगाई ज्यादा बढ़ गई। लाइक अभी आपने देखा होगा टमाटर, वो सारी चीजें, बेसिक पेट्रोल जो भी आपके, वो काफी महंगे हो रखे हैं इस वक्त, क्योंकि पिछले साल लॉकडाउन था और सारी चीजें रेवेन्यू बंद हो चुकी थी। तो इस साल वो सारी चीजों के ऊपर महंगाई बढ़ रही है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बियर एंड बुल मार्केट के बारे में। लाइक बियर एंड बुल मार्केट आपको जब ज्यादा सुनाई देने को मिलेगा जब आप स्टॉक मार्केट को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जैसे कि मैं अभी बात करूं एज ऑफ लाइक आज डेट जो भी है उसके हिसाब से, लाइक नवंबर चल रहा है 2021, तो अभी मार्केट जो है वो बुल हो रखा है। लाइक अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को पकड़ लेता है बस और ऊपर बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, वो बुल मार्केट चल रहा है। और जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम लो को टच करने पर होता है और ज्यादा नीचे जाया जाता है तो हम उसको कहते हैं बियर मार्केट। तो बस इतना ही था बुल एंड बियर में आपको समझने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स के बारे में। ये एक और दो ऐसी टर्म्स हैं जो आपको जब स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना सीखोगे, लर्न करना सीखोगे, आपको सुनाई देंगी। अब मैं बात करूं निफ्टी के बारे में, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि आप जानते हैं, हमने पिछली कुछ वीडियोस में बात भी करी थी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज को एक जगह पे समेट के रख लेता है। वैसे तो उसमें बहुत सारी कंपनीज होती है, लेकिन जो उसकी टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स होता है हम उसको कहते हैं निफ्टी। और वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो होता है उसकी टॉप 30 कंपनीज का जो इंडेक्स होता है हम उसको कहते हैं सेंसेक्स। तो चलिए दोस्तों, अब आखिरी बात करते हैं डिविडेंड्स के बारे में। ये एक और ऐसी टर्म है जब आप इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में अपनी करना स्टार्ट करेंगे तो आपको सुनाई देगी। डिविडेंड्स कब मिलते हैं हमें, जब भी हम किसी स्टॉक के अंदर पैसा डालते हैं। लाइक मैं अपनी बात करूं, यहाँ पर अभी कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं चल रही है, तो अगर मैं किसी भी कंपनी में अगर पैसा डालता हूं तो वो कंपनी के पास कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बचते हैं यूज करने के बाद। लाइक हर कंपनी के पास जो प्रॉफिट्स आते हैं वो उसके ग्रो करने के लिए जरूरी होते हैं। ऑब्वियसली सी बात है, हर कंपनी को बढ़ने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन सारा पैसा इन्वेस्ट करना, सारा पैसा यूज करने के बजाय कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए, ताकि कंपनी में लोग और पैसा डालें, इसके लिए वो क्या करती है, अपने जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स बचते हैं उसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट देती है। इसके वजह से लोग ज्यादा मोटिवेट होते हैं। और वो सुना होगा ना आपने, लोग जो पानी की तरह बस पैसा डालते जाते हैं कुछ शेयर्स में, फिर कहते हैं हम तो लुट गए। वो लुटते वो इसी वजह से हैं, पहला वो बुल मार्केट में पैसा डाल देते हैं और दूसरा या फिर वो डिविडेंड्स के लालच में किसी गलत कंपनी में पैसा डाल देते हैं। तो ये दोनों केसेस होते हैं जब लोग स्टॉक मार्केट में अपने पैसे को लुटाते हैं, फिर गलती से स्टॉक मार्केट में घुस गया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए काफी टर्म्स हो गई और उसकी समरी मैं एक बार डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा और आपको टाइम स्टैम्प सारी जितनी भी टर्म्स थी उनकी मिल जाएगी। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं, एक आप कमेंट करना 2088। जिसने भी ये वीडियो देखी मुझे पता चल जाएगा कि आपने एंड तक ये वीडियो देखी। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम आगे भी बताने वाले हैं और हम बताते जा रहे हैं कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो। तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। Thank you for watching this video. Like, share, subscribe guys, और keep supporting.